Hello, my CA Foundation friends. This is the last part of your CA Foundation revision of Contract Act. हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक सारे देख लिए थे. दैट इज अपने मॉड्यूल का यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we did unit 7, unit 8, that is indemnity, guarantee, bailment, pledge. And now this is the last part, that is unit 9, which is contract of agency. My name is CMA Prasad Bhatt, your anchor friend, and let us get to it. The last part of contract, and then you are all through. चलिए. So now the contract of agency. Generally मैंने सुना है बच्चों से कि बाकी सारे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, उन सबसे भी ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है एजेंसी. सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई. ओके, सिंपल वर्ड्स में इजी कंसेप्ट्स एग्जांपल लेके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. चलिए. The first question, obviously, what is the meaning of the word agency? Now, agent तो नाम सबने सुना होगा, ठीक है. So ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट है, वो दूसरे सिटी में मेरा एजेंट काम कर रहा है. तो ये एजेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? बिकॉज हर काम हम खुद नहीं कर सकते. सिंपल, वेरी सिंपल. कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो हर जगह मैं नहीं भाग सकता ना, ठीक है. सो इसीलिए मुझे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग कामों के लिए दूसरे लोग चाहिए. तो वो लोग कौन है? उन्हें हम बोलते हैं एजेंट. सो लैटिन में एक वर्ड है की फासी पर अलियम फासी पर ले पर से. दैट मीन्स जो मैं खुद कर सकता हूं, मैं वो किसी और के थ्रू भी कर सकता हूं. ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ. दैट मीन्स अगर एजेंट कोई काम करता है, इसका मतलब वो मेरे नाम पे कर रहा है, वो मेरी ही लायबिलिटी हो जाती है. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल जिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड. सो एज आई सेड, हु इज एन एजेंट? सो एजेंट वो बंदा है जो मेरे लिए काम कर रहा है. ही इज रिप्रेजेंटिंग मी. मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन. मेरा बिजनेस है खिलौने का. एंड ऑब्वियसली जहां छोटे बच्चे हैं वहां खिलौने जाने चाहिए, बट खिलौने जाने चाहिए जरूरी थोड़ी ना कि मैं हर जगह जाऊं. एंड इसीलिए मैंने अलग अलग टेरिटरीज में एजेंट्स अपॉइंट किए हैं. सो पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ही इज डूइंग एक्शंस, बट वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और के लिए कर रहा है. फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर. टू रिप्रेजेंट मतलब किसी और की तरफ से वो नेगोशिएशन कर रहा है, किसी और की तरफ से वो पैसे कलेक्ट कर रहा है, किसी और की तरफ से वो प्रोमिसेस कर रहा है. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग समबडी एल्स. सो ये जो बंदा है जो मेरे लिए मेरे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो काम करता है, और जो थर्ड पर्सन लास्ट में दिया है, जो थर्ड पर्सन से डीलिंग करता है, सो दैट पर्सन जो मिडिल मैन है, करेक्ट. मैं हूं सेलर, वो जो थर्ड पर्सन है वो है बायर. हम दोनों को जो लिंक है, दैट लिंक इज एन एजेंट. ओके. एंड एजेंसी क्यों शुरू हुई? सिंपल रीजन हमने पहले ही बोला कि सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता, हर जगह मैं खुद नहीं जा सकता, एंड दैट इज व्हाई एजेंट इज नेसेसरी. सो फर्स्ट वी डिफाइन एजेंट. अब एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? वी डिफाइन प्रिंसिपल. सो पर्सन फॉर हुम, जिसके लिए ये एजेंट काम करता है, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट. जो बॉस है उस बॉस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल. और इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. इस सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 182, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. फ्यू सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल देम कि ये याद रखना जरूरी है. बाकी अगर एक्स्ट्रा याद रहते हैं तो बोनस, बट फ्यू सेक्शंस याद रहने चाहिए, जिसमें से ये एक है सेक्शन 182. So what is an agency contract? So it's a relationship. Very good. It's a relationship where an agent brings the principal into legal relationship with third parties. करेक्ट. तो यहाँ पे अपना आ गया प्रिंसिपल, यहाँ पे है थर्ड पार्टी, और इन दोनों के बीच में उन दोनों को जो कनेक्टिंग लिंक है, दैट लिंक इज एजेंट. दैट लिंक इज द एजेंट. सो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एजेंट,
agent, third party, but finally binding कौन है? Principal becomes binding to the third party. So this is the simple meaning of the word agency. ना सवाल ऐसा आता है कि हर बार जब ऐसे कोई दूसरा लोग काम करते हैं, हर बार जो ऐसे बीच में आते हैं, वो हर कोई एजेंट है क्या? Whether everybody is an agent? That is the question. So उसके लिए देखते हैं what is the test of agency. Means how to identify कि भाई ये एजेंट है या नहीं है. ठीक है, एजेंट है या नहीं. सो टेस्ट ऑफ एजेंसी. बहुत बार ऐसा होता है कि हमको देख के तो लगता है कि भाई ये दोनों ना, हमें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में है. ठीक है ना, रिलेशनशिप में है, लेकिन उनसे पूछे वो बोलते नो नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. बट देख के तो लगता नहीं है जस्ट फ्रेंड्स है, बोलते तो है जस्ट फ्रेंड्स है. मतलब क्या करना पड़ेगा? ट्रू टेस्ट. जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था ना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कॉक्स वर्सेस हिकमन, वहां पे केस आया था पार्टनरशिप में. इनफैक्ट पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एजेंसी प्रिंसिपल. तो मतलब पार्टनरशिप और एजेंसी में सिमिलैरिटी है, बिकॉज पार्टनरशिप का जन्म ही हुआ है बेस्ड ऑन एजेंसी प्रिंसिपल. तो एजेंसी प्रिंसिपल क्या है? दो सवाल पूछने हैं हमको. नंबर वन, कैन द पर्सन बाइंड द प्रिंसिपल? बाइंड मतलब क्या वो एजेंट अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाता है क्या, बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शंस. इसका मतलब है कि अगर एजेंट ने कुछ सामान खरीदा, तो वेदर द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे फॉर दोज गुड्स. अगर इसका आंसर है यस, देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है. सेकेंड टेस्ट, कैन दे एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट इन पर्सोनम बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी. इसका मतलब एजेंट ने जो काम किया है उसकी वजह से वेदर प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर, कैन द प्रिंसिपल स्यू द थर्ड पार्टी? अगर इसका भी आंसर है यस, देन एजेंसी रिलेशनशिप होती है. सो टू थिंग्स, टू टेस्ट ऑफ एजेंसी. नंबर वन, क्या एजेंट के एक्शंस प्रिंसिपल को लायबिलिटी देते हैं? यस, तो एजेंट है. क्या एजेंट के एक्शन से प्रिंसिपल को राइट्स भी मिलते हैं, राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी? अगर आंसर इज यस, तो अगेन एजेंट है और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो देयर आर टू टेस्ट एंड दोनों के आंसर होने चाहिए यस. तो पहला सवाल, एजेंट ने सामान खरीदा, वेदर प्रिंसिपल इज लायबल टू पे फॉर द गुड्स, मतलब प्रिंसिपल इज बाइंडिंग, यस, बढ़िया. दूसरा, एजेंट ने सामान बेचा थर्ड पार्टी को, और अब थर्ड पार्टी को स्यू करना है रिकवरी के लिए, क्या वो प्रिंसिपल स्यू कर सकता है? आंसर इज यस, बढ़िया. इसका मतलब एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया. तो अगर दोनों का आंसर है यस, देन agency contract exists. If the answer to both the questions is yes, so this is the test of agency. That is, एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल को लायबल भी करता है, एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल को राइट्स भी देता है, एंड देयरफॉर प्रिंसिपल और एजेंट में एजेंसी रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट. दैट इज द की. तो जब भी कोई सवाल आएगा, आपको ये दो पॉइंट चेक करने हैं कि वेदर लाइबिलिटी है, वेदर राइट्स हैं, दोनों है, डन, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज इन एग्जिस्टेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है कि भाई ये एजेंसी क्रिएट कैसे करें, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी. सो दिस कैन बी अ डायरेक्ट 7 मार्क्स क्वेश्चन, या इसी को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे 3-3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ एजेंसी? एजेंसी क्रिएट कैसे करें? सबसे सिंपल, एक्सप्रेस, बातचीत करके. एक्सप्रेस पता है, बाय वर्ड्स, रिटन, स्पोकन, स्टैम्प पेपर पे रिटन. एग्जाम्पल दिया वहां पे, पावर ऑफ अटॉर्नी. So in a power of attorney, what happens? It's a legal document in which one person gives authority to another person to do certain acts on his behalf. Legally binding, stamp paper, proper, written, express authority. उसको बोलते हैं POA, that is power of attorney. दूसरा मेथड ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी इज इम्प्लाइड.
से हमने बहुत बचपन से पढ़ते आए, बचपन से ऑफर एक्सप्रेस इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड, हर जगह एक्सप्रेस इम्प्लाइड. सिमिलरली इन क्रिएशन ऑफ एजेंसी ऑल्सो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. सो इम्प्लाइड में कैसे होता है? बेस्ड ऑन द कंडक्ट, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन कोर्स ऑफ डीलिंग्स. मतलब जो सिचुएशन है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एजेंट जैसा ही काम कर रहा है. मतलब इम्प्लाइड क्या हुआ? वो एजेंट है. एग्जाम्पल देखते हैं. अ पर्सन कलेक्टिंग रेंट फॉर हिज ब्रदर. दो भाई हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं. ठीक है. तो जो दिल्ली वाला भाई है, एग्जाम्पल लेते हैं, जो दिल्ली वाला भाई है उसकी एक प्रॉपर्टी है जयपुर में, और जयपुर में ही उसका सगा भाई भी रहता है अलग से. ठीक है. और जो दिल्ली वाला भाई है उसकी जो जयपुर की प्रॉपर्टी है वो है रेंट पे. लेकिन उसका रेंट वसूल कौन कर रहा है? वो जयपुर वाला भाई जाके वसूल करता है और दिल्ली वाले को भेज देता है. क्या उन दोनों में से पार्टनरशिप, ऐसा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ है क्या? कुछ. द आंसर इज नो. बट द ब्रदर इज एक्टिंग इम्प्लाइडली एज एन एजेंट. दोनों में कोई भी से एजेंसी, तू मेरा एजेंट मैं तेरा प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. लेकिन द एक्शंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इम्प्लाइड. सेकेंड एग्जाम्पल है हस्बैंड एंड वाइफ. ओके. नाउ ये क्या कहता है? दैट अ वाइफ, okay, has certain implied powers to bind the husband. Okay, implied. फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ है वो खुद के बेसिक नेसेसिटीज के लिए खर्चा करती है, हस्बैंड इज सपोज टू पे. ऑल ऑफ अस नो दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत पुराना है. ओके. इट वाज 1872 एंड एट टाइम द सिचुएशन वाज डिफरेंट. वहां पे ऐसा सिचुएशन होती थी कि आपको पता है कि अर्लियर द women did not work, the wives were mainly for taking care of the family, and husband was the sole earning member. एंड कभी कभी ऐसा होता था कि भाई हस्बैंड जो है वो वाइफ को ठीक से ना ट्रीट नहीं कर रहा है, उसको बेसिक खाना पीना नहीं दे रहा है, उसको अच्छे कपड़े नहीं दिला रहा है. अच्छे मतलब बेसिक कपड़े, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फैंसी, वी आर टॉकिंग ऑफ बेसिक फूड एंड क्लोथिंग. हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाइफ को प्रोवाइड करना. एंड अगर हस्बैंड ऐसा नहीं करता है तो लॉ केम टू प्रोटेक्ट द वाइफ. So what does the law say here? That if the wife purchases basic food, basic clothing, और वाइफ के पास पैसे होते नहीं थे, बिकॉज सब कमाई हस्बैंड थी और हस्बैंड वाइफ को पैसे दे जरूरी नहीं था, तो लॉ ने क्या बोला है कि अगर वाइफ खुद के बेसिक नेसेसिटीज के लिए खर्चा करते हैं तो उसका पैसा कौन भरेगा? हस्बैंड भरेगा. इम्प्लाइड है ये. बट अगेन द लॉ इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. लॉ ने क्या बोला है? बेसिक. सो टुमारो वाइफ गोज एंड बाइज डायमंड्स, तो हस्बैंड इज नॉट लायबल because diamonds are not basic. So basic is food, clothing, medicines. So if wife shop में गई और दवाइयां खरीदी और दुकानदार को बोला हस्बैंड पैसा भरेगा, credit, and husband is liable to pay because of implied agency between husband and wife. That is implied contract. Next is agency by necessity. So necessity का मतलब है there is some emergency, ऐसा कुछ हुआ है कि एजेंट के पास वो पावर्स नहीं थे बट प्रिंसिपल को बचाने के लिए उसने वो काम किया. दैट इज कॉल्ड एज नेसेसिटी. तो जैसे नेसेसिटी आएगा आपको ये वर्ड लिखना है. इमरजेंसी सिचुएशन है, अर्जेंसी सिचुएशन थी कि जहां पे क्या हुआ, एजेंट को कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी मिली. नॉर्मली एजेंट को बोला था कि 10 दिन के बाद बेचो, लेकिन वो जो सामान था वो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सामान खराब होने लग गया. तो एजेंट को पावर क्या दिया था? अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शन क्या था? 10 दिन के बाद बेचो. बट उसने देखा चौथे दिन सामान खराब हो रहा है, उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, इमरजेंसी है, प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. उसने ट्राई किया प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना बट नहीं हो पा रहा है. देन ही कैन सेल ऑफ द गुड्स टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो एजेंसी है, टू प्रिवेंट लॉस टू द प्रिंसिपल, मतलब ये तभी यूज करना है जब प्रिंसिपल को बचाना होगा, प्रिंसिपल का फायदा करना होगा. देन एजेंट कैन यूज दिस पावर, कॉल्ड एज एजेंसी बाय नेसेसिटी. सो जो एग्जांपल अभी दिया मैंने, सेलिंग द पेरिशेबल्स बिफोर दे स्पॉइल. देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. सिर्फ इस पे अलग सा 5 मार्क्स का सवाल पूछ सकते.
ओके, एजेंसी बाय नेसेसिटी पे जनरली दे में आस्क अ केस, सिचुएशन बेस कि ऐसा हुआ, एजेंट के क्या करना चाहिए था, तो नेसेसिटी में क्या लिखना है, यू हैव टू ट्राई टू फर्स्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल कैसा है एंड व्हाट टू डू। इफ प्रिंसिपल इज अनेबल टू ट्रेस, अनेबल टू एडवाइस, देन एजेंट कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। तो ऐसे केस बेस्ड सवाल आ सकते हैं नेसेसिटी पे। एज फार एज ratification, direct short note, easy, direct question. So the meaning of the word ratify पहले देखते हैं। ratify का मतलब है subsequent approval, subsequent मतलब बाद में। से आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं परमिशन। सो परमिशन का मतलब है कि पहले पूछना फिर बाद में काम करना, दैट इज परमिशन। रैटिफिकेशन उल्टा है, पहले काम करना बाद में पूछना कि भाई ठीक है ना, भाई अभी कर दिया हमने तो ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अभी हमें जाना है फ्रेंड्स की पार्टी, ठीक है, और हमने पेरेंट्स को पूछ लिया कि फ्रेंड की पार्टी है, शाम को 8 बजे तक आ जाएंगे, जाऊं क्या मैं, दैट इज परमिशन, दैट इज परमिशन। फिर पेरेंट्स ने बोला जाओ, आप चले गए, परमिशन। सेकेंड, सडन पार्टी फिक्स हो गई, सडन, आपके पास चॉइस था, आपके पास टाइम था घर पे पूछने का, लेकिन आपने क्या किया, आप डायरेक्ट पार्टी में चले, और फिर 8 बजे वापस आ गए, घर पे रुके पेरेंट्स, तो आने के बाद आपने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया एंड पार्टी में सडनली प्लान हो गई, मैं चला गया पार्टी में वगैरह, एंड नाउ यू आर टेलिंग द पेरेंट्स, एंड नाउ इफ द पेरेंट्स से दैट्स ओके, अगर पेरेंट्स ने बोला दैट्स ओके, मतलब उन्होंने आपके एक्शन को क्या किया, रेटिफाई कर दिया, उन्होंने आपके एक्शन को अप्रूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज रेटिफिकेशन, होने के बाद अप्रूवल मांगना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एजेंट हैज डन समथिंग जो अथॉरिटी के बाहर जाके किया है उसने, और बाद में प्रिंसिपल को बता रहा है कि मैंने ऐसा किया। अगर प्रिंसिपल कहता है इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, देन द प्रिंसिपल इज लायबल। बट इफ द प्रिंसिपल सेज नहीं नहीं ये गलत काम किया, अब तुम ही पैसे भरो इसके, इन दैट केस एजेंट को ही भरना पड़ेगा। सी बेसिक रूल क्या है, जब तक एजेंट अथॉरिटी के अंदर काम करेगा, प्रिंसिपल इज लायबल। बट इफ द एजेंट गोज आउटसाइड द अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ने बोला, हाथ खड़े कर दिया, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं दे रहा पैसे इसके, इन दैट केस एजेंट इज लायबल। लेकिन अगर एजेंट ने बाहर अथॉरिटी से बाहर काम किया और प्रिंसिपल ने बोला ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम, देन प्रिंसिपल बिकम्स लायबल। सो प्रिंसिपल अप्रूव्स द डेट, प्रिंसिपल अप्रूव्स द एक्ट, सॉरी, प्रिंसिपल अप्रूव्स द एक्ट डन विदाउट अथॉरिटी, मतलब एजेंट ने बाहर जाके कुछ काम किया, उसको बोला था 10 किलो लेके आओ सामान, ऑर्डर वाज गिवन कि 10 kg गुड्स लेके आओ, करेक्ट, उसको सस्ता मिल रहा था, वो 15 किलो लेके आ गया, इसको बोलते हैं आउटसाइड अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या थी, आप जाओ और 10 किलो सामान लेके आओ, एजेंट गया, उसने देखा अरे बढ़िया, अच्छा क्वालिटी है, सस्ता भी है, 15 किलो लेके आ गया, मतलब ही वेंट आउटसाइड द अथॉरिटी, एंड उसने आके प्रिंसिपल को बताया मैंने ऐसे ऐसे किया, नाउ प्रिंसिपल से अरे अच्छा किया, गुड, मतलब क्या हुआ, रेक्टिफाइड, अप्रूवल मिल गया, अब पूरे 15 किलो के पैसे प्रिंसिपल को भरने हैं। सो प्रिंसिपल विल बिकम लायबल फॉर द एक्ट वंस ही एक्सेप्ट्स इट, अप्रूव्स इट, रेटिफाइज इट। लेकिन रेटिफिकेशन के लिए ये सब इसेंशियल जरूरी है, ऐसे भी सवाल आ सकता है, सिर्फ 4 मार्क्स, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन। सो क्या इसेंशियल्स है रेटिफिकेशन के, प्रिंसिपल मस्ट हैव कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, मतलब इमेजिन ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रिंसिपल वाज साउंड माइंड, जब बाद में आया तब तक प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो चुका था, सो रेटिफिकेशन हो नहीं सकता। सो प्रिंसिपल मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एंड आफ्टर, जब काम किया तब भी और अप्रूवल के टाइम पे भी। सेकेंड, फुल फैक्ट्स, जो जो है पूरे डिटेल्स प्रिंसिपल को देना, अगर आधा अधूरा नॉलेज बताया, पूरा दिया ही नहीं, इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं पूरा, देन द रेटिफिकेशन हैज नो वैल्यू। विद इन रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं कि सर बोला 2 साल पहले मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था, नहीं, इट हैज टू बी विद इन रीजनेबल टाइम, एंड रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गुड्स, फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। देन रेटिफिकेशन सिर्फ लॉफुल का ही होता है ऑब्वियसली, जो इलीगल है वो कोई अप्रूव कर भी नहीं सकता,
सर मैं उधर ना रिश्वत दे के आ गया। प्रिंसिपल हाँ बढ़िया किया बढ़िया। अरे भाई इलीगल, तू क्या बोल रहा है बढ़िया किया। एंड देयरफॉर जो भी काम है रेक्टिफिकेशन वाला, दैट मस्ट बी लॉफुल एंड कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी। करेक्ट। जिससे जिससे सामान खरीदा है, जिसको सामान बेचा है, उसको बताना पड़ेगा ना कि एजेंट ने एक्स्ट्रा किया है बट आई एम गोइंग टू पे। तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है टू द थर्ड पार्टी। सो ऐसे कुछ रूल्स ऑफ रेटिफिकेशन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स या सिर्फ 3-4 मार्क्स का रूल्स ऑफ रेटिफिकेशन, तो आपको अच्छे से लिखना है। पहले रेटिफाई का मीनिंग लिखो, अप्रूवल बाद में, एंड देन पॉइंट लिख दो। पॉइंट पे लिखो ऑलवेज, कोई भी आंसर हमेशा पॉइंट्स पे लिखो। दिखने में अच्छा, लेंथ बढ़ जाती है, और आप बिना एक्स्ट्रा लिखे, बिना आलतू फालतू लिखे आपका आंसर बड़ा भी दिखता है, अच्छा भी है, और ऑब्वियसली मार्क्स तो अच्छे आने हैं। बिकॉज आई बिलीव यू दैट आप सब सही लिखने वाले हो। करेक्ट। हम ऐसे है ना, हाथ रख के कसम खाते हैं एग्जाम में जो भी लिखूंगा सही लिखूंगा, गलत नहीं लिखूंगा, जो नहीं आता है वो नहीं लिखूंगा, कुछ भी फालतू फेंकूंगा नहीं। ये हम कसम खाते हैं हाथ पे रख, लॉ की किताब पे हाथ पे रख के हम कसम खा रहे हैं जो लिखूंगा अच्छा लिखूंगा, पेपर भरने के लिए नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्वालिटी दूंगा, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागूंगा। दैट इज हाउ द प्रोफेशनल एग्जाम्स आर पास, एंड एग्जाम्शंस भी ऐसे ही मिलते हैं क्वालिटी पे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज बाय एस्टॉपल। ये भी बहुत बार पढ़ा है आपने, पार्टनरशिप में पढ़ा था, इधर पढ़ा है उधर पढ़ा है। ओके, बाय एस्टॉपल। सो एस्टॉपल में क्या होता है बेसिकली, इट वर्क बोथ वेज, कि द एजेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एजेंट है ही नहीं, 4-5 दोस्त हैं, एंड वो एक बिजनेस फंक्शन में गए हैं, एक सिंपोजियम में, एक ओवरऑल सब बिजनेसमैन साथ में मिले हैं, एंड इन दैट केस वन पर्सन इज टेलिंग द थर्ड पर्सन कि मैं इनका एजेंट, ठीक है, एक्चुअली मैं एजेंट नहीं हूं, हम तो दोस्त ही हैं सब, लेकिन आउटसाइडर को मैं बता रहा हूं कि अरे यार मैं ना इनका एजेंट हूं, अरे यार मैं इनका एजेंट हूं, और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो शांत है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो शांत है। ओके, सो थर्ड पार्टी को क्या लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं मैं एजेंट हूं और ये शांत बैठे हैं, तो ही विल बिलीव मी, एंड देन बेस्ड ऑन दिस बिलीफ उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल। सो हियर द प्रिंसिपल आर बाइंडिंग, बिकॉज एजेंट जो था, जो एजेंट था ही नहीं ओरिजिनली, वो उन सबके सामने बोल रहा है कि मैं एजेंट हूं, मैं एजेंट हूं, और प्रिंसिपल शांत है। उनसे बोलना चाहिए भाई ये एजेंट नहीं है, दोस्त है हमारा। बट नाउ द थर्ड पार्टी बिलीव्ड, एंड नाउ दे हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन हो चुका है, एंड नाउ लीगली बाइंडिंग, दैट इज एस्टॉपल। एंड लास्ट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें सबसे सिंपल पार्टनरशिप। सो जब पार्टनरशिप एक्ट और अदरवाइज पार्टनर्स साइन द डीड, ओरल हो या रिटर्न हो, जब वो पार्टनर्स बन जाते हैं, उनमें क्या क्रिएट हो जाता है, म्यूचुअल एजेंसी। सो पार्टनर्स आर ऑटोमेटिक एजेंट्स ऑफ ईच अदर। दूसरा एग्जांपल है प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, से बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स कैन नॉट बी एजेंट बिकॉज कंपनी ही नहीं है, लेकिन वंस द कंपनी इज रजिस्टर्ड, वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, द प्रमोटर्स विल बिकम द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। और याद रखो कब, यहाँ पे दिया है, डोंट फॉरगेट दिस, ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रमोटर्स बिकम द एजेंट्स। रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन से पहले उनमें कोई संबंध नहीं है, बिकॉज कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। बट once company comes into existence, then yes, by operation of law, the promoters may be called as agents of the company. So these are the various modes of creation of agency. Direct question या फिर छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक और फेवरेट क्वेश्चन है एकदम, बहुत बार पूछा है, फिर से पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। तो अभी सब एजेंट मतलब क्या है देख लेते हैं ना। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल और इसके नीचे उसका है एजेंट, ठीक है। सो प्रिंसिपल है और इसने एजेंट को अपॉइंट किया होगा। नाउ एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल को बिना पूछे बिना बताए उसने एक और बंदा नीचे अपॉइंट कर लिया, इसको बोलते हैं सब एजेंट।
नाउ सी द हायरार्की, सबसे ऊपर है प्रिंसिपल, इसने एजेंट को अपॉइंट किया है और एजेंट ने अपने नीचे दूसरा एजेंट अपॉइंट किया है जिसे बोलते हैं सब एजेंट। ये शायद प्रिंसिपल को पता भी नहीं होगा, पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट, एजेंट ने अपने नीचे एक और बंदा अपॉइंट किया, उसे बोलते हैं सब एजेंट। ना सब्सटीट्यूटेड एजेंट, यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का अपना एक एजेंट है, ठीक है। एंड नाउ एक दूसरे काम के लिए प्रिंसिपल नीड्स अनदर एजेंट, दूसरे काम के लिए। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने पहले वाले एजेंट को बोला कि सर आपके कोई पहचान में है क्या ये दूसरा काम करते हैं, आप मुझे रेफरेंस दो, ठीक है। तो एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने किसी और का रेफरेंस दिया, सिर्फ किसी और का रेफरेंस दिया और प्रिंसिपल ने उससे अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हायरार्की देखो, यहाँ पे ये है और ये इसके नीचे है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे हैं। तो ये जो सेकेंड रिलेशनशिप है, तो इसको नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, और ये वाला था सब एजेंट। तो यहाँ पे ये एजेंट जो है ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रिंसिपल। ये ओरिजिनल एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल को। इन दोनों में कुछ नहीं है, ये देखो इन दोनों में, फिर हम उनका ब्रिज तोड़ देते हैं, चलिए। इन दोनों में कुछ नहीं है, ये एजेंट 1 ने सिर्फ एजेंट 2 को अपॉइंट करने की हेल्प की है। ये एजेंट 1 है, इसने 2 को अपॉइंट करने में सिर्फ हेल्प की है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और यहाँ पे एजेंट का खुद का ही नीचे दूसरा बंदा है, दिस इज कॉल्ड एज सब एजेंट। So this is the basic meaning of these two terms, that is sub agent and substituted agent. I hope you understood. Now let us see the legal differences between the two. Now sections ये भी आपको याद रखने हैं। Sub agent is 191, substituted agent is 194. So as I said, एक ओरिजिनल सेक्शन देखा था वो, और अभी ये अगले वाले दो जो आपको याद रखना जरूरी है। So what are the points now? So sub agent works under original, correct? हायरार्की दिमाग में रखोगे ना, डायग्राम दिमाग में रखोगे तो इजी हो जाएगा। ये डायरेक्ट एजेंट के लिए काम करता है, जबकि ये प्रिंसिपल के लिए काम करता है। डेलीगेशन, इसको काम कौन देता है, ओरिजिनल एजेंट इसको काम देता है। और सब्स्टिट्यूटेड को कौन काम देता है, एजेंट नहीं देता, इसको काम देता है प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल काम देता है। प्रिविटी मतलब क्या सब एजेंट एंड ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या वो कनेक्टेड है, द आंसर इज नो, इसीलिए नो प्रिविटी विद द प्रिंसिपल। बहुत बार तो प्रिंसिपल को पता ही नहीं होता है कि ऐसे किसी को अपॉइंट करके रखा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज वो एजेंट प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट कर रहा है। अकाउंटेबल ओनली टू द ओरिजिनल एजेंट एंड ओनली टू द प्रिंसिपल। एजेंट की लाइबिलिटी ओरिजिनल जो है अपना, यहाँ पे लिखता हूं ओजी। सो ओरिजिनल जो एजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एंड एजेंट ड्यूटी एंड्स, मतलब तो दूसरे को अपॉइंट कर लिया, उसके बाद एजेंट का कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ हेल्प करने का काम है। रेम्यूनरेशन, क्या सब एजेंट ओरिजिनल प्रिंसिपल से कमीशन मांग सकता है? प्रिंसिपल बोलेगा भाई तू है कौन, मुझे पता ही नहीं तू कौन है, मेरे से कमीशन क्यों मांग रहा है? तो सब एजेंट किससे कमीशन मांगेगा, ओरिजिनल एजेंट से, जबकि जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो प्रिंसिपल से पैसे मांग सकता है, एंड सो ऑन। So 5 marks question between sub agent and substituted, सेक्शन याद रखो, सिंपल पॉइंट्स है, कंसेप्ट दिमाग में रखो, फुल मार्क्स। चल नेक्स्ट पार्ट में आता है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। Now again if you are lucky then they will ask you a big 7 marks question की ड्यूटीज ऑफ एजेंट लिखिए, या फिर they will create small caselets, 3-3-4 marks के caselets बनाएंगे, छोटे क्वेश्चंस, and then they'll ask you on this. So ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है भाई, देखते हैं। पहली ड्यूटी क्या है एजेंट की, पहली ड्यूटी है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टम्स। बेसिक, सबसे सिंपल है कि जो प्रिंसिपल ने बोला है उसे वैसा का वैसा फॉलो करना।
बेसिक ड्यूटी ऑफ एन एजेंट, जो ऊपर से मालिक ने बोला है उसे वैसे के वैसे फॉलो करना, दैट्स इट। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो द कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब है कि वो बिजनेस जो है वो बिजनेस एक ही तरीके से होता है, तो आपको वही फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बिजनेस है, ठीक है, सपोज ट्रेडिंग इन सीमेंट, एंड वो पूरे शहर में सीमेंट का जितने भी ट्रेडर्स हैं वो हर कोई सिर्फ और सिर्फ कैश पे ही बिजनेस करता है, उधार का सिस्टम है ही नहीं। दैट इज द कस्टम, दैट इज द प्रैक्टिस। सो कस्टम का मतलब क्या है, वो उस शहर की प्रैक्टिस है, वो उस बिजनेस की प्रैक्टिस है। जो मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल उस शहर में जितना भी सीमेंट का बिजनेस हो रहा है वो पूरा कैश बेसिस पे हो रहा है। सीमेंट डिलीवर करो, कैश लेके आ जाओ, सीमेंट डिलीवर करो, कैश लेके आ जाओ। कैश मतलब इट कैन बी चेक, इट कैन बी ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन तुरंत पैसे मिलने चाहिए। ये सिस्टम है पूरे शहर की। अगर पूरे शहर की सिस्टम है तो एजेंट शुड फॉलो दैट सिस्टम। एजेंट शुड नॉट से नहीं नहीं मुझे लगा ना इसको उधार देते एक महीने का, so then that is outside the authority. So authority is defined by two things. One is what the principal has explicitly clearly mentioned, and second is what is the practice. उसको बोलते हैं law of the land. So वो भी एजेंट को फॉलो करना जरूरी है। Then reasonable care and skill. Reasonable मतलब कॉमन सेंस यूज करना है। सो एजेंट जब वो गुड्स से साथ काम करेगा, उसको बेचेगा, खरीदेगा, स्टोरेज करेगा, तो उसे बेसिक नॉलेज करना है। उसे ये सोचना है कि अगर ये गुड्स मेरे होते तो मैं जितना केयरफुल होता उतना ही मुझे केयरफुल होना है फॉर द प्रिंसिपल्स गुड्स। सिंपल। तो मुझे पता है, तो ये नहीं करना है, एजेंट को ये नहीं सोचना है अब मेरा क्या है, उसका जा रहा है, लॉस उसका हो रहा है, फेंक फेंक दे बॉक्स। अरे भाई कांच की बोतल है, फेंक क्या बॉक्स नहीं। तो अगर वही बॉटल्स मेरे होते, करेक्ट, सपोज आई एम अ एजेंट हु इज सेलिंग मेडिसिन, सो मेडिसिन की जो कांच की शीशियां हैं, सो आई शुड नॉट थ्रो देम, आई शुड कीप देम नाइसली प्रॉपरली। जो मैं अपने लिए करता वैसे ही मुझे प्रिंसिपल के लिए भी करना है। रीजनेबल केयर एंड स्किल। रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स ऑब्वियसली। सी प्रिंसिपल ना मुझ पे भरोसा करके मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, देन गुड्स है, सबका पोजेशन मेरे पास है, तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है कि सबका करेक्ट रिकॉर्ड रखूं। किसको कितना बेचा, किससे कितना पैसा आया, किससे पैसा कब आया, कितना बाकी है, ये सारे डिटेल्स मुझे लिखना जरूरी है। एंड जब भी प्रिंसिपल मुझे बताएगा, पूछेगा, मांगेगा, मुझे उसे दिखाना भी जरूरी है। दैट इज माई ड्यूटी। कम्युनिकेट इन डिफिकल्टी, यस। सी आप एजेंट हो, आप भगवान नहीं हो। दैट मीन्स आपको पावर्स दिए गए हैं, अथॉरिटी दी गई है, बट कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो सकते हो ना। करेक्ट, एजेंट कंफ्यूज हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड पार्टी है, वो बहुत ज्यादा निगोशिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा, एंड एजेंट इज नाउ अनेबल टू डिसाइड कि ट्रांजैक्शन करे या नहीं करे। या फिर सम इमरजेंसी हैपेंड, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने नेसेसिटी, सम इमरजेंसी हैपेंड एंड एजेंट हैज टू टेक अ डिसीजन। सबसे पहले उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पूछो, एंड अगर प्रिंसिपल इज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल से नहीं हो पा रहा है संपर्क आपका, इन दैट केस आप एजेंसी बाय नेसेसिटी यूज करके आगे जा सकते हो। बट फर्स्ट आपकी ड्यूटी क्या है, पहले प्रिंसिपल को पूछो। वो होता है ना घर पे छोटे छोटे बच्चे कुछ करते हैं एंड देन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मम्मी पापा बोलते हैं मुझे क्यों नहीं पूछा, ये करने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा। तो बच्चे बोलते नहीं नहीं आप तो दूसरे रूम में थे। हाँ तो फिर वो पेरेंट्स अपना टिपिकल सार्केज्म, हाँ दूसरे रूम में थे ना, दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं थे, पूछ लेते अंदर आके। So wherever it is possible, you have to take the advice of the principal before acting outside your authority. Not to deal on own account. For example, principal है, ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है कि भाई ये मेरे 3 कार्स हैं, कार गाड़ी आपको बेच के देना है, हेल्प टू सेल मी द कार्स। तो प्रिंसिपल क्या सोच रहा है कि अगर एजेंट को हमने बोला है गाड़ी सेल करने के लिए, तो एजेंट क्या करेगा, थर्ड पार्टी ढूंढेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी ढूंढेगा, और एजेंट का काम क्या है, गाड़ी बेचना है।
तो बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए, बेस्ट प्राइस, इससे प्रिंसिपल का फायदा हो। याद है, एजेंट मस्ट वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, सो एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल ने बोला था कि ये बेस प्राइस है, बेस प्राइस, इसके नीचे नहीं बेचना है, इसके ऊपर नेगोशिएट करो, जितना ऊपर जाता है जाने दो। वैसे प्रिंसिपल ने बोला है बेस प्राइस। ये 3 गाड़ियां हैं, पुरानी है, सेकेंड हैंड है। ठीक है, तो तीनों को मिला के उसने देखा, ओवरऑल देखा कि 10 लाख, मिनिमम 10 लाख मिलना चाहिए, तीनों गाड़ियां मिला। अब एजेंट ने क्या किया, तीनों गाड़ियां खुद ही खरीद ली 10 लाख पे। दैट मीन्स उसने बाहर ट्राई ही नहीं किया, कोई नया कस्टमर, थर्ड पार्टी, प्राइस बढ़ा के बेचो, ये उसने कुछ किया ही नहीं, तीनों अपने नाम पे खुद ही ले लिया और प्रिंसिपल को 10 लाख रुपए दे दिए, बोला सर ये लो 10 लाख, अब मेरा कमीशन भी दे दो। तो उसको, प्रिंसिपल को ये बताना जरूरी है कि ये मैंने खुद खरीदा है। दैट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, सो नॉट टू डील ऑन ओन अकाउंट। खुद खरीदने से पहले प्रिंसिपल को पूछना जरूरी है। यहाँ पे रेटिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे ना परमिशन चाहिए आपने, मतलब रेटिफिकेशन तो बात की बात है, बट ही हैज टू टेक द प्रिंसिपल्स अप्रूवल बिफोर डूइंग दैट। नो सीक्रेट प्रॉफिट्स। सी एजेंसी इज बेस्ड ऑन फिड्यूशरी, भरोसा है, अगेन हम भरोसा करके हम एजेंट को अपॉइंट करते हैं, तो एजेंट को कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, फिर एक सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, और अगर कमाते हैं, एक तो कमाना है नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो उसे प्रिंसिपल को बताना है। एंड देन प्रिंसिपल ने अगर मान लिया, देन दे विल शेयर द प्रॉफिट या वट एवर, बट द प्राइमरी ड्यूटी इज नॉट टू अर्न एनी एक्स्ट्रा थिंग, नॉट टू डेलीगेट। मतलब प्रिंसिपल को बिना पूछे सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना है। कैन नॉट डेलीगेट द अथॉरिटी अनलेस एज पर कस्टम्स या परमिशन मिलती है तो। प्रिंसिपल को आप पूछो, पूछने के बाद आपको जो करना है करो, बिना पूछे मत करो, आपकी ड्यूटी है, बिना पूछे मत करो। पे ऑल द अमाउंट्स रिसीव्ड, सो जो भी पैसा एजेंट को मिला है फ्रॉम थर्ड पार्टी, ही हैज टू गिव इट बैक टू द प्रिंसिपल। हमने सामान बेचा, सामान बेच के जो भी पैसा आया है उसमें से बहुत बार क्या करते हैं, अपना कमीशन कट करते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं। अपने खर्चे, बेसिक लीगल खर्चे माइनस करो, प्रिंसिपल को दे दो एज पर द एग्रीमेंट। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स एग्रीमेंट में लिखा है कि पूरे पैसे प्रिंसिपल को दे दो, एंड देन प्रिंसिपल बाद में एजेंट का कमीशन अलग से देगा, खर्चे का रीइंबर्समेंट अलग से देगा। नाउ दैट विल डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली, बिकॉज एजेंट को प्रिंसिपल के कुछ सीक्रेट्स पता होंगे ना, प्रिंसिपल का प्रॉफिट मार्जिन पता हो सकता है, प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कुछ तो ट्रिक्स पता होंगे, ये उसे बाहर नहीं बताना, ये उसे बाहर नहीं बताना। प्लस अगर कोई थर्ड पार्टी एजेंट को कोई नोटिस दे, मतलब एजेंट को कोई चीज बताए, तो एजेंट की ड्यूटी है उसे तुरंत प्रिंसिपल को बता देना। अज्यूम्ड है ये, दैट मीन्स इफ एनी नोटिस टू एजेंट इज प्रिज्यूम्ड कि उसने प्रिंसिपल को बता दिया है, इंप्लाइड है। ओके, सो दीज आर द ड्यूटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5, 6, 7 मार्क्स, पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक लाइन छोड़ो, पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक लाइन छोड़ो, देन बढ़िया। नाउ जैसे ड्यूटीज ऑफ एजेंट है, वैसे राइट्स भी होने चाहिए। क्या सिर्फ ड्यूटी ही फॉलो करे, कुछ तो हक होना चाहिए अपना? यस तो है, ऑब्वियसली। पहला है राइट टू रिटेन द मनी, तो जो हमने थर्ड पार्टी से डीलिंग किया है, उससे जो पैसा आया है, करेक्ट, वो हम रिटेन करेंगे एज एन एजेंट। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि अपने जो खर्चे हैं वो माइनस करके बचा हुआ पैसा प्रिंसिपल को दे देंगे। If agreement is silent, then this is what agent will do. If agreement is expressly saying something else, then they have to follow the agreement. Right to remuneration, correct. हमने सही काम किया है, टाइम लिमिट के अंदर किया है, अथॉरिटी के अंदर किया है, तो हमारा हक बनता है कि हमें जो कमीशन डिसाइड हुआ है वो कमीशन मिलना चाहिए। एंड नो कमीशन फॉर मिसकॉन्डक्ट, अगर हमसे गलती हुई है, कुछ सामान हमसे डैमेज हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका तो पैसा, एक्स्ट्रा कमीशन तो बात ही नहीं है, शायद हमको उनको कॉम्पनसेशन देना पड़े। So no commission for misconduct. Then agents lien.
हमने लीन देखा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, करेक्ट, लीन देखा था इधर प्लेज में, इधर उधर लीन ये वर्ड आया है बहुत बार. सो रिटेन प्रिंसिपल गुड्स अनलेस द लॉफुल ड्यू. तो क्या हुआ, एजेंट ने सामान बेचा, पैसा दे दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बोला मैं कमीशन देता हूँ, अब आगे का सामान बेचो, ये भी बेच दिया, वो बोला कमीशन देता हूँ, आगे का सामान बेचो. यार हम सामान बेचते जा रहे हैं, कमीशन नहीं आ रहा है. तो एजेंट के पास क्या है, अभी अगला सामान है, पोजेशन है टू सेल फर्दर. लेकिन एजेंट क्या बोल रहा है, जब तक तू मुझे कमीशन, पहले वाला कमीशन नहीं देगा, तब तक ना मैं आगे बेचूंगा ना तुझे सामान वापस दूंगा. राइट ऑफ लीन. जब तक मुझे मेरा कमीशन, मेरे लीगल चार्जेस, लॉफुल एक्सपेंसेस वापस नहीं मिलते, आई विल नॉट गिव यू द पोजेशन ऑफ योर गुड्स. दैट इज लीन. So agent has a right of lien. Then agent has a right to indemnity. Indemnity मतलब पता है हमको, compensation. So principal has to compensate. Indemnity is to compensate. So principal must compensate for जितने भी एजेंट ने खर्चे किए हैं फॉर सेलिंग द गुड्स, वो सब कॉम्पनसेशन. मतलब सी, गुड्स का पैसा एक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का पैसा एजेंट दे रहा है, डिलीवरी का पैसा एजेंट दे रहा है, उसे वापस मिलना चाहिए. यस. देन एजेंट ने कुछ गलत काम किया, बिना पता है, उसे पता ही नहीं है, गुड फेथ में. अब हुआ ऐसा, प्रिंसिपल ने ना चोरी का सामान एजेंट को दिया. वो जो सामान था वो प्रिंसिपल ने चोरी करी थी, और उसने ये चोरी वाला माल एजेंट को दे दिया और बोला तो आगे बेच. अब एजेंट को पता ही नहीं था, ये गुड फेथ, ही वॉज नॉट अवेयर कि प्रिंसिपल चोर है अपना, और उसने चोरी का सामान हमको दिया है, और एजेंट तो नॉर्मल में बेच रहा था, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको. अब पुलिस ने पकड़ लिया तो लेके गए, जेल में डाल दिया उसको. अब उसका बेल का जो पैसा है, जमानत के जो पैसे हैं, वो सब पैसा प्रिंसिपल ने इंडेमनीफाई करना चाहिए, कॉम्पनसेट करना चाहिए. बिकॉज प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पे वो काम कर रहा था, उसने गलत काम किया, चोरी का सामान बेचा, बट गुड फेथ, उसे पता ही नहीं था चोरी का है, एजेंट की गलती ही नहीं है, एंड देयरफॉर प्रिंसिपल हैज टू इंडेमनीफाई द एजेंट. बट इलीगल काम का इंडेमनीफाई नहीं हो. मतलब मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे दिए वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन मैंने किसी को रिश्वत दी, प्रिंसिपल को पता ही नहीं है, मैं बहुत सारे इलीगल पेमेंट कर रहा हूं, तो मैंने इलीगल को जो पेमेंट किया है प्रिंसिपल को पता नहीं है, उससे मांग रहा हूं, भाई तुम्हारे लिए ही किया. पर प्रिंसिपल क्या बोलेगा, भाई मैंने तुझे कब बोला इलीगल काम कर, मैंने दे रहा तेरे को, इलीगल का पैसा वापस नहीं दे रहा. सो दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ कॉम्पनसेशन. एंड लास्ट कॉम्पनसेशन क्या है, प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पनसेट फॉर एन इंजुरी कॉज. मतलब प्रिंसिपल की गलती की वजह से इंजुरी, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया, ठीक है, एंड सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई ये मेरे टू व्हीलर बेच के दे, उसको बाइक बेचनी है. तो अगर प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को बाइक बेचने के लिए बोला है, तो बाइक का पोजीशन भी तो एजेंट को देना है. उसने बाइक का पोजीशन दिया और एजेंट को बोला ही नहीं इसका ब्रेक ठीक से लगता नहीं है, ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो एजेंट गाड़ी लेके जा रहा था, ब्रेक लगा ही नहीं, गिर गया एजेंट. किसकी गलती है, अभी प्रिंसिपल की गलती है, उसने ठीक से बताया नहीं, और एक तो खराब ब्रेक था, वैसे का वैसे दे दिया एजेंट को चलाने के लिए, आगे बेचने के लिए. सो यहाँ पे ऑल्सो एजेंट मस्ट कॉम्पनसेट, सॉरी, प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पनसेट द एजेंट. So these are the rights of compensation, rights of agent against the principal. Okay. अगला फेवरेट क्वेश्चन आ गया इंस्टीट्यूट का, कि एजेंट पर्सनली लायबल होता है, नहीं होता है, कब होता है. दिस ऑल्सो सेक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड. अरे ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 230, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट. तो पहले बेसिक रूल देखते हैं. बेसिक रूल इज only the principal has privity of contract with third party. मतलब only principal can enforce the contract. Basic rule is agent खुद से कुछ नहीं कर सकता. खुद कुछ नहीं कर सकता मतलब agent cannot sue the third party. Agent link है ना. So
अगर कुछ झगड़ा है तो प्रिंसिपल विल sue द थर्ड पार्टी विल sue द प्रिंसिपल, एजेंट सिर्फ लिंक है। सो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज प्रिंसिपल विल sue द थर्ड पार्टी विल sue द प्रिंसिपल, और एजेंट को कुछ नहीं करना है। एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल जनरली। फिर से बोल रहा हूं, इंश्योर वाले ऐसे सवाल पूछते हैं जनरली, एंड जनरली पूछा दैट मीन्स एक्सेप्शन के बारे में सोचना शुरू करो। जनरली एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल, करेक्ट है, लेकिन कभी कभी है, तो वो कभी कभी लिखना है। सो व्हेन इज द एजेंट पर्सनली लायबल? सो इन द फॉलोइंग केसेस एजेंट इज पर्सनली लायबल एंड दैट मीन्स ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने नाम पे कर सकता है। कब? नंबर 1, फॉरेन प्रिंसिपल, दूसरे कंट्री में ही प्रिंसिपल है, सो इन दैट केस एजेंट की लाइबिलिटी पर्सनल हो जाती है, एजेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पर्सन। सेकेंड, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स थर्ड पर्सन को, जो थर्ड पार्टी है, उसको पता ही नहीं है कि कोई तीसरा प्रिंसिपल है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मैं ही प्रिंसिपल, बिकॉज मैं एज ए एजेंट, मैंने उसे बताया ही नहीं है कि मैं एजेंट हूं, तो उसे क्या लग रहा है मैं ही मेन आदमी हूं। So in that case, I can recover the money from the third party plus I am personally liable, दोनों हो जाता है। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स, मतलब जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज जब तक प्रिंसिपल का जन्म ही नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल कैसे लायबल होगा? तो कौन लायबल होगा? एजेंट ही होगा, मतलब इन दिस केस प्रमोटर्स विल बी लायबल बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देन प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट, ओके, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, पहले सब ठीक चल रहा था, बाद में अनसाउंड माइंड हो गया, सो इन दैट केस एक्सेप्शन है, एजेंट कैन रिकवर। सी बिकॉज प्रिंसिपल ने केस करना था रिकवरी के लिए, लेकिन प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो गया, प्रिंसिपल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, प्रिंसिपल कोमा में है, तो अगर प्रिंसिपल ही हॉस्पिटल में एडमिट है तो प्रिंसिपल कैसा केस करेगा जाके थर्ड पार्टी से? वसूली कैसे करेगा? इन दैट केस कौन वसूली करेगा? इन दैट केस एजेंट वसूली करेगा, ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। देन एजेंट आउटसाइड द अथॉरिटी, करेक्ट। तो अगर एजेंट को बोला गया है कि ये आपका लिमिट है, इससे ज्यादा अमाउंट्स का आपने नहीं खरीदना है, आप मैक्सिमम खरीद सकते हो अप टू 1 लाख, और एजेंट खरीद के आ गया 1,20,000 का था, तो प्रिंसिपल आइदर रेटिफाई करेगा, देन प्रिंसिपल इज लायबल, लेकिन प्रिंसिपल ने रेटिफाई नहीं किया, देन एजेंट इज पर्सनली लायबल फॉर द एक्सेस। उसकी लिमिट थी 1 लाख, उसने खरीदा 120, तो ऊपर का जो 20 है दैट इज एजेंट्स पर्सनल लायबिलिटी, प्रिंसिपल उसके पैसे नहीं देगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा ही है कि एजेंट कैन एनफोर्स एजेंट पर्सनल लायबिलिटी, तो एक्सप्रेसली मेंशन्ड, देन वैसा वो होगा। एंड एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, आइडियली क्या करना चाहिए, एजेंट ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वहां लिखना चाहिए कि आई एम साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करता है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसने क्लियर करना चाहिए डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त कि मैं एज अ एजेंट साइन कर रहा हूं। अगर उसने ऐसा नहीं किया देन ही बिकम्स पर्सनली लायबल। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर अभी आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। शुरू क्या करना है, जनरली प्रिंसिपल इज लायबल, जनरली एजेंट इज नॉट लायबल, however following are exceptions where agent personal liability is created. And the last part now, termination of agency, revocation of agency, यहां भी आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 201। so agency comes to an end, सबसे कॉमन है बाय एग्रीमेंट। एजेंसी क्रिएट कैसे की? म्यूचुअल एग्रीमेंट, भाई तू आजा, आज से हम दोनों एजेंट। एक दो हफ्ते हो गए, भाई तू आजा, एजेंसी कैंसिल, मैंने बोला कैंसिल करते हैं, वो एजेंट भी बोला कैंसिल, दोनों म्यूचुअली एग्रीड, दैट इज द मोस्ट कॉमन, म्यूचुअल एग्रीमेंट से एजेंसी कर दिया कैंसिल। या फिर दूसरा मोस्ट कॉमन क्या है, काम पूरा हो गया,
भाई मेरे लिए घर बेच के दे, तेरे को कमीशन देता हूँ। उसने घर बेच के दिया, मुझे घर का पैसा आ गया, उसको कमीशन दे दिया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी खत्म। ये मोस्ट इजीएस्ट, वर्क डन, असाइनमेंट कंप्लीट, जॉब डन, एजेंसी फिनिश। या कभी कभी ऐसा होता है कि उससे हो ही नहीं पा रहा, वो काम ही नहीं हो पा रहा उससे, तो मैंने क्या बोला, भाई तुझसे नहीं हो पा रहा, अपन ना म्यूचुअली म्यूचुअली थैंक यू वेरी मच। तो उसने बोला हाँ सर थैंक यू वेरी मच, सो नो कमीशन, कुछ नहीं कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। देन ऐसे भी रीजंस होते हैं कि प्रिंसिपल ने खुद कैंसिल कर दिया, या फिर एजेंट ने खुद कैंसिल कर दिया, या सम अदर पॉसिबिलिटीज। सो लेट अस सी दैट। सो रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने काम निकाल दिया, काम कैंसल। सो प्रिंसिपल कैन रिवोक द एजेंसी बिफोर ही एक्सरसाइजेस। मतलब उसको बोला था मैंने कि ऐसे ऐसे गुड्स खरीदो, और उसने गुड्स खरीदने से पहले ही मैंने एजेंसी कैंसल कर दी। सो नाउ आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। लेकिन बिफोर आई कुड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, उसने सामान खरीद लिया विद इन अथॉरिटी। नाउ एज अ प्रिंसिपल आई एम लायबल फॉर दैट गुड्स। सो नोटिस देना जरूरी है, और अगर काम उसने कर दिया होगा, देन आई एम लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, आई एम लायबल टू पे कमीशन। सो काम करने से पहले कैंसिल करो तो नथिंग, बट काम कर दिया और कैंसिल कर दी तो ठीक है, वो आगे का काम नहीं करेगा, बट जो काम कर दिया है उसके लिए तो प्रिंसिपल विल बी लायबल। देन रिनंसिएशन, एजेंट ने कैंसिल कर दिया, so एजेंट में रिवोक द एजेंसी, अगेन ड्यू नोटिस। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली करते हो तो भी कम्युनिकेशन, वन साइड करते हो वहां से आता है तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है। सो एजेंट हैव टू पे अगेन कॉम्पनसेशन। अगर उसने प्री मैच्योर डिसाइड हुआ था 6 महीने तुम एजेंट रहोगे, अब ये 6 हफ्ते में ही उसने बोल दिया मैं नहीं कर रहा काम, तो जिससे प्रिंसिपल को होगा सम लॉसेस हो सकते हैं, एंड इन दैट केस एजेंट हैज टू कॉम्पनसेट फॉर सच लॉसेस। देन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि काम पूरा हो गया, जो असाइनमेंट दिया था असाइनमेंट पूरा हो गया, एंड agency will come to an end. Then another possibility is death, insanity. दो कंट्री में वॉर ही हो गए, एलियन एनिमी बन गए, सो डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, या इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। एलियन एनिमी बन गया, टर्मिनेटेड। लेकिन उसमें क्या होगा, इफ प्रिंसिपल डाइज और वो मरने से पहले एजेंट ने काम कर दिया, then principal's estate will be liable to pay the commission. उसके जो लीगल हेयर्स हैं, they are liable to pay the commission to the agent. Principal's insolvency, yes. Agency contract comes to an end, obviously. Insolvent है, now he is not legally capable, and again काम कर दिया होगा, तो प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट है, वो कोर्ट वाले अपॉइंट करेंगे रिसीवर, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी बेचेंगे, उससे जितना निकल सकता है उतना एजेंट का कमीशन दे देंगे। एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम, एजेंसी वॉज फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन खत्म हो गया, एजेंसी खत्म हो गया, सिंपल। एंड डजंट मैटर काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, डजंट मैटर, बिकॉज एजेंसी वॉज फॉर ड्यूरेशन। सो 2 महीने की थी, 2 महीने खत्म, एजेंसी खत्म, काम हुआ हो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी डजंट मैटर। एंड द लास्ट पार्ट, ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, छोटा सा सवाल था 2 मार्क्स का, इररिवोकेबल एजेंसी सेक्शन 202, ऐसा कब होता है कि आप एजेंसी कैंसिल नहीं कर सकते, कौन मतलब प्रिंसिपल नहीं कैंसिल कर सकता। सो व्हेन यू से इररिवोकेबल एजेंसी, सो इररिवोकेबल का मतलब है कि प्रिंसिपल कैन नॉट कैंसिल, प्रिंसिपल खुद से कैंसिल नहीं कर सकता, नोटिस बिटिस कुछ नहीं, नहीं कर सकता कैंसिल, बिकॉज ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेंट। ये देखिए, when an agent has personal interest in the subject matter, okay, the agent has personal interest in the subject matter, personally वो involved है,
मतलब उसको पर्सनली फर्क पड़ता है, इन दैट केस वो जो प्रिंसिपल है वो उसे हाँ नोटिस दे दिया भाई तू जा अभी, ऐसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखो कि सपोज प्रिंसिपल ने बोला है मुझे जमीन बेच के दो। ओके, सपोज टू पार्टीज है और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि दो पार्टीज है एंड सपोज पी है और ए है। अब जो पी है ना उसे ए को पैसे देने हैं, पुराना कोई कर्जा है। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट से ही बहुत पहले कर्जा ले लिया था, जब वो प्रिंसिपल एजेंट थे ही नहीं, वो सिर्फ दो लोग थे, एक पुनीत था एक अमित था। सो अमित ने क्या किया था, अमित ने पुनीत को कर्जा दिया हुआ था और अब पुनीत ये कर्जा नहीं चुका सकता है, इसलिए पुनीत ने क्या बोला है, भाई तू मेरे लिए जमीन ये बेच के दे दे, जितना पैसा आएगा तेरा कर्जा उससे चुका देंगे हम। तो अमित ने क्या बोला, ठीक है, आई विल हेल्प यू सेल योर लैंड एज एन एजेंट। अब अमित को जो एजेंट है वो जमीन बेचने में इंटरेस्ट है, बिकॉज वो बेच के जो पैसा आएगा उसी से वो कर्जा चुकाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट को एक पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज मैंने उसकी जमीन बेच के दी तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा जो मैंने उसे पहले कर्जा दिया हुआ है। मिक्सचर है, मतलब दोनों का पहले एक रिलेशनशिप था, उसको चुकाने के लिए दूसरा रिलेशनशिप बना है प्रिंसिपल और एजेंट वाला। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं बोल सकता नहीं नहीं अभी कैंसिल, एजेंट बोलेगा भाई ये जमीन बेचना ना मेरे फायदे का है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज मैंने जो तुझे पैसे दिए कर्जे वाले वो मुझे वसूल करने हैं। एंड दैट इज व्हाई सच एन एजेंसी कैन नॉट बी cancelled, revoked by the principal. Okay, so that comes to an end of this revision of agency, and I hope all of you have understood it. एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखो, पेपर में लिखो एग्जाम्पल सेक्शन, जहां जहां परफेक्ट याद है वहां सेक्शन लिखो एंड डू गुड। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, अगर आपको हेल्प हो रही है, शॉर्ट में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं विद एग्जाम्पल्स, सो प्लीज लाइक इट, please share it, please subscribe it, so that your friends, everyone will have the benefit and will grow together as a CA community. ठीक है, so thank you again, this is CMA Prasad Bhatt signing off. All the best, and as always score an exemption and be happy.